इसको हम लोग देखेंगे आज, ठीक है ना। डीआई, एक तो सभी लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा, ठीक है ना। सभी के पास, सभी सेंटर, सबके पास ये एक प्रैक्टिस सेट मिला है आपको, ओके। और जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, जब एक बार मिलाइएगा उनसे जरा, भाई इधर आइए जरा, इधर आइए इधर। ये जो है ये ऑनलाइन भी लोड करना था, मतलब बच्चे इसका प्रिंट आउट निकाल सके या देख सके, तो किया है कि नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो इसे अब बस एक ही पेज अभी डालना है, ऐसे ऐसे बहुत मोटे मोटे मिलेंगे। तो ये आज मैं शुरुआत है, इसलिए छोटा सा पहले है ना। तो इसे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उनको जो है ये वहां जो परचेज करेंगे तो उनको ये अवेलेबल हो जाएगा और वहां देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा मैं कम ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, आज लेट हूं थोड़ा, और आज जो है माहौल थोड़ा सा कुछ अलग है, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रशासन का ऑर्डर आया था कि आज बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने कहा कि चलाने दो यार, है ना, चला दिया मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। हम लोग वैसे आदमी नहीं है कि नहीं, आदमी पर भी डिपेंड करता है चीजें, है ना। चलिए, तो आज हम लोग डीआई के बारे में कुछ बातें करेंगे, और जो ऑनलाइन होंगे बच्चे उनको ये अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा देखना यदि हो उसमें लोड होगा ठीक है, नहीं तो कर दिया जाएगा आज इसको लोड, ठीक है ना। और सभी सेंटर के पास ये प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, यदि किसी के पास नहीं है तो ऑफिस से जाके मांगे, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज हम पहले 5 मिनट में आपसे बातें करना चाहूं कि डीआई का क्या भूत है, डर है, वो पहले निकालना चाहता हूं, उसके बाद मैं बातें करूं, ठीक है ना। देखिए, डीआई जो है, डीआई से इजी कुछ होता ही नहीं है। यस भाई साहब, है ना। डीआई से आसान जो है कोई चैप्टर नहीं होता। सबसे आसान यदि कुछ होता है तो डीआई होता है ना। बस नहीं बनने के पीछे कारण एक डर सा होता है, एक मन में डर है कि भाई ये डीआई एक एक पेज में लिखा होता है, आधा आधा पेज में फोटो बनाया रहता है, आधा आधा पेज में क्वेश्चन लिखा होता है। अभी तक तो हम 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन पढ़े थे, ये एक एक पेज का कैसे बनेगा, है ना। तो कुछ होता नहीं है, कई प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है, और फोटो ही तो है, उसको देख कर बनाना होता है। देखिए, डीआई पढ़ने के लिए सबसे बड़ा जरूरी बात होता है कि आपको अर्थमेटिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक पूरा समझते हैं तभी आप डीआई कर सकते हैं। आपको लगता हो कि जैसे बैंक के बच्चे होते हैं ना, जो बैंक की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि इसे हम डीआई पढ़ लें, इसी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अर्थमेटिक नहीं पढ़े। तो ये सबसे बड़ा गलती उनसे होता है, मूर्खता होता है। उनको जब भी देखेंगे बच्चे क्या करते हैं कि खाली वो डीआई डीआई बनाते रहते, क्यों? उनको लगता है कि डीआई ज्यादा आता है, यही बनाएंगे तो पास ही तो होना है, पास हो जाएंगे। लेकिन डीआई है क्या, डीआई के कहां से लिंक है, कहां से इसकी उत्पत्ति है, किस नस्ल का है ये, है ना, वो जानना जरूरी होता है। उसके बाद ही उसका इलाज किया जाता है ना। तो उसका इलाज तभी हो सकता है जब आपको अर्थमेटिक का पूरा ज्ञान हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं बैंकिंग का, वो भी क्या करते हैं कि दिन भर उसको डीआई ही बनाते रहते हैं। अर्थमेटिक का नॉलेज कम देंगे, बस डीआई बनाते रहो बनाते रहो। तो जो डीआई वो बनवाएंगे वो तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे कुछ नया पूछता है वहां वो पलट जाते हैं, कुछ हो ही नहीं पाता, कब कैसे बनेगा। तो इसके पीछे यही कारण है कि अर्थमेटिक का नॉलेज नहीं होना, ठीक है ना। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैंक का तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ डीआई डीआई पढ़ के और सिलेक्ट करते हैं, बहुत कम ही होते हैं। कारण वो भी सिलेक्ट वही होते हैं जिनका बेस पहले से मजबूत होता है, जो काफी अच्छा पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं, 9th 10th 11th 12th की अच्छा बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है। वही बच्चे जो है खाली थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बैंक पे सिलेक्ट हमने देखा है कि जो बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे थे, बहुत से बच्चे ऐसे हम देखा है कि एसएससी का तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैंक का फॉर्म आ गया, सोचा कि एसएससी में थोड़ा लेट है तो बैंक का भर देता हूं, और वो बच्चे बैंक का फॉर्म भरते हैं, उनकी अर्थमेटिक पहले से बहुत ही अच्छा होता है, उसके बाद वो डीआई बनाते हैं। तो मैंने ऐसा बहुत से बच्चों को देखा है कि एसएससी का तैयारी करते करते जिनकी अर्थमेटिक धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाता है,
और वो बच्चे जब जाते हैं बैंकिंग का तैयारी करने के लिए तो ऐसे केसेस में जो है उनका सिलेक्शन का परसेंटेज ज्यादा पाया गया है। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक का पकड़ बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के लिए बहुत जाना जरूरी है, डीआई के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें से 3-4 चैप्टर तो ऐसे हैं कि इसके बिना डीआई पढ़ना ही नहीं चाहिए, जैसे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे चीजें हैं कि जिसके मतलब जानना जरूरी है। देखो हम पढ़ाएंगे तो आपको आ तो जाएगा, लेकिन जो अंदर से फीलिंग होती है, जो अपने आप फीलिंग होती है, वो तभी हो पाएगा जब आप डीआई तभी अच्छा से बना पाएंगे जब आपको पूरे अर्थमेटिक का नॉलेज हो, पूरी अर्थमेटिक का पकड़ हो, तभी आप अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीआई बिल्कुल नहीं डरते। देखिए होता क्या है, डीआई कभी हार्ड नहीं होता, डीआई कभी आज तक हार्ड आया ही नहीं किसी एग्जाम में। कैलकुलेटिव हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन हार्ड नहीं कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा मेरा, क्या करना, ऐसा कुछ नहीं लगता कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि काफी कैलकुलेटिव, सबका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना होता है। ये हो सकता है, ये हम भी स्वीकार करते हैं, ये कहीं कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ द कवरेज एरिया कोई कहे वैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो डीआई के लिए पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि डीआई सबसे आसान होता है, सबसे इजी है। जैसे ही आपके दिमाग में ये बातें बैठता है कि डीआई बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है यदि हमें अर्थमेटिक का नॉलेज है तो इसके बाद डीआई यहीं से समझिए कि आप 80% सीख गए। ये सोचते ही आपके दिमाग में सोच गया कि हम कर सकते हैं, वैसे आपके सोचते ही जो है 80% जो है आप डीआई सीख गए होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी होता क्या देखिए बताता हूं मैं, जैसे किसी एग्जाम में विशेष करके मैथमेटिक्स का बैंक में जो है कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, आप देखिए होंगे, है ना। सबका कम जाता है, मैथमेटिक्स का सबका कम जाता है। होता क्या देखिए, सुनिए बताता हूं मैं आपको। जैसे प्री वगैरह की बात करें, यदि कहीं 30 कहीं 35 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, ऐसे होता है ना प्री में, है ना, 30 35 35 ऐसे चलते रहते हैं। मतलब कुछ कुछ एग्जाम होते हैं जहां पर 30 कहीं 35, है ना, एवरेज आईबीपीएस वगैरह में 35 ही होते हैं, ठीक है ना। तो 35 में क्या है कि 2 डीआई है ना, 5-5 नंबर का। देखो बैंक का एग्जाम कैसे पास करेंगे आप, इसके बारे में थोड़ा बातें करें। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन टाइप का होता है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वगैरह आप हल करें और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 5 क्वेश्चन। तो उस 5 क्वेश्चन में क्या है कि मतलब आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप 5 का 5 कर सकते हैं। यदि किस्मत भी खराब है तो 4 तो कर ही सकते हो, कोई हार्ड नहीं होता। बस अप्रोक्सीमेट यूज करने आना चाहिए कि लगभग कैसे मानते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो 5 में से 4 वैल्यू आप आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। उसके बाद जो है 5 आते हैं क्वालिटी क्वेश्चन वाला, इक्वलिटी वाले क्वेश्चन, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है कि बराबर है, ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन दिखाती है समीकरण वाला। उस 5 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि वो भी 5 का 5 बनने वाला होता है। जो बच्चा पढ़ता है, एसएससी की तैयारी कर लिया, वो भी बना लेगा। हम कहते हैं उसको तुम 4 ही ले लो, मान लो एक हार्ड आ गया या नहीं टूट रहा है एट ए टाइम, ठीक है, एक छोड़ दीजिए, ऐसे करके। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ठीक है ना, वो कुछ मिसिंग डीआई टाइप के आते हैं, जो रीजनिंग टाइप के जो होते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा या बीच वाला क्या सही है क्या गलत है, वो 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना भाई, ऐसे ही आते हैं ना। तो उस 5 में से 2-3 बन गया तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो मिसिंग वाला होता है ना, वो एट ए टाइम दिमाग में आ गया तो ठीक, नहीं तो आप आगे नहीं सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही चीज बार बार सोचते रहेंगे, आगे बनेगा नहीं। एक बार में आ गया तो ठीक, या फिर हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, दोबारा जब रिपीट करें तो फिर उसको हम लोग देखें, ठीक है ना। ये जरूरी होता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखें कि यदि आप उसमें से 3 भी बना लेते हैं, 2 ही बना लीजिए, छोड़िए, नहीं दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा देखना पड़ता है। और होता ये भी आसान है, आप 5 का 5 कर सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि एवरेज 2 ही बनाते हैं मान लीजिए। तो आपका 15 क्वेश्चन आपने टच कर दिया, 15 में से आपका 10 नंबर आ चुका है, ठीक है ना। अब आइए 10 डीआई होता है ना, 5 होता है, 10 डीआई होते हैं। तो 10 डीआई में
हम कहते हैं एक ही लेंदी होता है, एक क्वेश्चन लेंदी होना ही है। 5 में से एक ऐसा होगा जो कैलकुलेटिव हो सकता है। चलो हम 2 मान लेते हैं लेंदी। जब कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए डीआई में और वो छूट रहा है तो उसको छोड़कर दुखी नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर खुश है, अरे अच्छा हुआ छोड़ दिए उसको, है ना, तभी आगे बनेगा। नहीं दुखी हो गए, ओह मेरा छूट गया, है ना, अब कैसे होगा। अरे ये सोच लिया तो आपका नहीं होगा, आप ये सोच लो कि अच्छा हुआ कि छूट गया ये, क्योंकि आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हम कहते हैं 5 डीआई में से, डीआई कितने हैं 5 और 5 10, तो एक में 5 होते हैं। हम कहते हैं 2 कैलकुलेटिव है, 2 छोड़ दीजिए आप, और आपको लगेगा जब इतना प्रैक्टिस कर रखे तो आपको लगेगा कि ये कैलकुलेटिव है, इसके लिए पूरा निकालना पड़ेगा, इसके लिए पूरा निकालना पड़ेगा, लग जाता अपने आप, देखते ही है ना। हम कहते हैं कि आप उसको 2 छोड़ दीजिए, 3 3 बनाइए, 3 और 3 कितना होता है 6 हो गया। ठीक है भाई साहब, तो ऐसे करके आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? नहीं, क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया, तो 10 यहां और 15 यहां, ठीक है ना, कितने हो गए 20, है ना। 10 क्वेश्चन इधर हो गया ना, 10 में से 6 लाए और 15 में से ये लाए, ठीक है ना, तो 15 10 25 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन बच गए, ठीक है ना। अब इस 10 क्वेश्चन में बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम इतना ही बना के पास हो जाएंगे। ये धोखा दे सकता है आपको, लेकिन जिसके अर्थमेटिक अच्छा है वो 10 क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, वो बड़ा इजी होता है। जो अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, परम्यूटेशन क्वेश्चन एक क्वेश्चन होते हैं, वो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। हम कहते हैं 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए आप 5 कर लीजिए, इसको भी 50% कर दिया मैंने, 50% कर लीजिए। ऐसे आप 7 8 कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं 5 कर लीजिए। कितना होगा जोड़ी जरा, सबको जोड़ दीजिए, 21, ठीक है। अच्छा बताइए मैथमेटिक्स का जो है कट ऑफ कितना जाता है? नहीं, पहले स्टार्टिंग में 10 12 13 यही कट ऑफ जाता है ना, और इंग्लिश का तो 2 भी जाता है। कभी कभी मैंने देखा है कि 2 भी कट ऑफ गया है, और 2 कट ऑफ हुआ, एक बच्चा बोला आके पता क्या सर मैं 1 नंबर से रह गया, इंग्लिश में मैं 1 नंबर से रह गया। तो मुझे बहुत अच्छा, हमने कहा उसको 1 नंबर से कोई बात नहीं होता है ऐसा, हमको लगा कि 50 में से 1 नंबर कम लाया होगा, है कि नहीं, या 10 20 में कम लाया होगा। वो कहता हम पूछे कट ऑफ कितना गया, बोला 2 गया था और 1 नंबर से रह गया। ठीक, तो इंग्लिश में कभी ऐसा भी होता है 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर कट ऑफ जाते हैं। और देखो ये बच्चे कितना अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं कि 2 नंबर भी लाए और उसमें भी 1 नंबर से फेल हो गए। वेरी गुड, 2 नंबर लाना था, 2 1 से फेल हो गए। तो कंडीशन यह है कि ये 10-12 नंबर जो मैंने कहा ना कि जाता है इसे बैंकिंग में, मैथ का 10 11 12 13 ऐसे ही जाता है कट ऑफ, और 6-7 भी जाता है, 6-7 8 भी कट ऑफ जाते हैं इसका भी, है ना। हम कहते हैं मैक्सिमम जो गया 12-13 वही मान लो, 12 ही मान लेते हैं। ठीक, तो सुनिए ये मेरी बात ध्यान सुने भाई साहब, देखिए बैंक का एग्जाम मैनेजमेंट टेस्ट है, बैंक का एग्जाम टाइम मैनेजमेंट टेस्ट है, डिसीजन मेकिंग टेस्ट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, कौन सा प्रश्न को छोड़ना है, किस प्रश्न को बनाना है, ये डिसीजन मेकिंग आपका सही है या नहीं है, इसका टेस्ट होता है बैंक का एग्जाम। यदि किसी एग्जाम में 2 नंबर में कट ऑफ पास कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई नॉलेज टेस्ट हो रहा है? मैं तो नहीं मानता। 2 नंबर में यदि कट ऑफ पार है तो इसमें कोई नॉलेज टेस्ट हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हैं, मैनेज कर पा रहे हैं टाइम की नहीं, ये मैनेजमेंट टेस्ट होता है। तो याद रखें कि बैंक के एग्जाम पास करना बड़ा आसान है, लेकिन कभी घबराइए नहीं, भर पेट के चक्कर में न रहिए कि पूरा भर पेट खाएं फिर बाहर निकाल दें।
यहां तक खा लिया, हल्का सा लगा बस बाहर, तो वो बेकार, उस शरीर के लिए नुकसान और फायदा 0% है ना। तो कभी नहीं, बच्चे सोचते हैं कि मैं खूब बना लूं और खूब के चक्कर में निगेटिव मारना शुरू कर देते हैं, और निगेटिव में भी कभी कभी 2 कटअप जाता है तो उनका -2 आता है, नहीं समझा, ऐसे ही नंबर होते हैं। ठीक, तो बहुत ही दुखदाई घटना घटित होती है। देखिए कटअप तो 12 जाता है, लेकिन मैं सुनता हूं कि बच्चे 15 से नीचे लाते हैं तो लगभग फाइनल लिस्ट में नहीं होता है ना। 15 ऊपर ही थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी आप फाइनल लिस्ट में होंगे। कटअप तो पार कर जाएंगे। कटअप में देखिए फायदा क्या, बैंक में मैनेज करो, जो टॉपिक ज्यादा अच्छा आपको है उसको बहुत ही अच्छा करो और उसमें अच्छा नंबर ले आओ और सबका मिनिमम कट ऑफ पार करो। इन कि आप विद्वान बन जाओ कि नहीं हम तो पूरा ही सब सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज ले, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। विद इन टाइम आप मैनेज, उतने समय में आपको 1 साल में तैयारी करना है, नहीं तो फिर 5 वर्षीय योजना, फिर उसके बाद दिमाग और कहीं भटक गया तो फिर हिम्मत ही नहीं करेगा। साइकोलॉजी होता है। देखो आज मैं बातें करूंगा, आपको उस लेवल का पहले सोचने का मजबूर करूंगा कि एग्जाम कैसे हमें पास करना है। पढ़ाऊंगा डीआई, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्ची वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है डीआई, लेकिन सबसे पहले जो साइकोलॉजिकली दिमाग में है वो फिट कर लीजिए कि बैंक का एग्जाम पास करना बड़ा ही आसान है, लेकिन तरीके से, मैनेजमेंट से यदि आप पास करते हैं तभी आप पास कर पाएंगे। बहुत के चक्कर में कभी नहीं रहिएगा, ठीक है ना। अब बताइए कि 12 नंबर कोई बड़ी बात है नहीं। हो सकता है कि आपका इंग्लिश अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा कर लीजिए। हो सकता है किसी का रीजनिंग अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा कर लेगा, है कि नहीं। या कुछ अदर आते हैं कंप्यूटर वगैरह, वो अच्छा हो तो वो कर लीजिए, है ना। या हो सकता है मैथ ही अच्छा हो, कोई और कमजोर है तो उसको पासिंग कर लीजिए, मैथ में अच्छा कर लीजिए, है ना। और हमको ओवरऑल लाके पास होना होता है, मतलब पहले कट ऑफ पार कर लीजिए और इतने में मेरिट जाएगा, उतने में पास हो जाइए आप, है ना भाई। तो सुनिए मेरे बात ध्यान से। तो हम कहते हैं आपको कि 12 नंबर पर ये है, हम कहते हैं 15 में आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद पूरा बरकरार हो जाता है। 15 प्लस होने पर, 15, 16, 17, 18 होने पर लगभग सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा आप कितने नंबर लाए, 21, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हम तो मिनिमम लेके चल रहे हैं ना भाई, कोई पहाड़ तोड़े हैं बताइए जरा। हमने कहा कि ये ऐसे चीज है। ये बताइए कि जो 5 नंबर का था ये आपका क्वालिफिकेशन वाला भी 5 था, तो 4 कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद और क्या था, वो अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू 5 में से आप 4 कर ही सकते हैं। हमने कहा था यहाँ पर मिसिंग वाला हम 5 में से 2 ही करवा रहे थे आपसे, जो कि हम विद इन टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है डीआई हमने 6 ही किया, हम 10 नहीं कर रहे हैं, 4 छोड़ दिया मैंने, है ना। और 10 क्वेश्चन जो था अर्थमेटिक, उसमें से हम 5 क्वेश्चन, और हम कहते हैं कभी भी 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन लेंदी पूछता है बैंक में, 4-5 नहीं पूछता, 2-3, 2-3, 2-3। और बैंक का जो है 4-5 क्वेश्चन इतना इजी होते हैं अर्थमेटिक कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो क्रैक करके आ जाते हैं। यही कारण है मैंने आपको कहा कि एसएससी के बच्चे या जो पूरा मैथमेटिक्स की तैयारी कर रखे होते हैं, वो बच्चे जब बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो उसमें बड़ा आसानी से वो पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां खूब मेहनत कर चुके हैं अर्थमेटिक में उनका, है ना। और डीआई का मतलब पूरा अर्थमेटिक का नॉलेज, और बिना अर्थमेटिक, देखिए का डीआई में क्या है, कुछ नहीं है। अरे भाई जो आपने अर्थमेटिक में पढ़ा है उसी को डाटा बनाकर इकट्ठा कर दिया, कहीं पाई चार्ट के रूप में, कहीं बार ग्राफ के रूप में, कहीं फ्रीक्वेंसी ग्राफ के रूप में, कहीं टेबल के रूप में, मतलब डिफरेंट वेज में जो है वो एक जगह डाटा लिख दिया। अब उसी में से हमको देखना है कि एक व्यक्ति इतने स्पीड से गया, दूसरा व्यक्ति इतने स्पीड से गया, तीसरा गाड़ी इतने स्पीड चला, है ना। अब सबका डाटा दे दिया तो बोले कि जनवरी फरवरी में इनका एवरेज स्पीड क्या है ना, इनका स्पीड, इसका स्पीड कितना % अधिक है। मतलब ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के कहीं कहीं यूज है। लाभ हानि का दे दिया, ये लाभ इतना % हुआ, तो हर जगह जो है हमारा अर्थमेटिक का ही यूज है। तो कभी भी ऐसा न सोचे दिमाग में कि हम डीआई पढ़ने जा रहे हैं तो हम बस एक बार जो सिर्फ डीआई डायरेक्ट पढ़ लें तो हम पास कर जाएंगे एग्जाम, ये पॉसिबल कभी नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिकता आप ये रखें कि अर्थमेटिक की पूरी नॉलेज
होनी जरूरी है। जिस दिन अर्थमेटिक का पूरा नॉलेज आएगा उसके बाद डीआई बनाएंगे तो आपको डीआई सब समझ में आएगा, और कुछ नया भी आ जाए तो उसे आप हल करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझ में आया कि एग्जाम, बैंक का एग्जाम पास करना बड़ा ही आसान है। इसके पीछे शर्त यही है कि यदि आप सही से टाइम मैनेज और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन, और एक सबसे बड़ी बात है बैंक में खासियत, एसएससी में खासियत नहीं होता कि इस चैप्टर से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, इससे 5, ये खासियत नहीं है। वो कभी किसी से दिया, किसी से नहीं भी दिया, है ना। लेकिन बैंक में ये तो फिक्स है ना भाई कि 5 यहां से आना ही है, 5 यहां से आना ही है, 5 यहां से आना ही है, और उसमें भी हम प्लानिंग नहीं करें, मैनेजमेंट नहीं करें और हम फेल हो जाए तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं। तो हमको सब कुछ पता, कभी हुआ बैंक में सब फिक्स है, इस बार ये नहीं दे दिया, ये 5-5 डीआई खत्म कर दिया, इस बार नहीं दिया, बोला तो था लेकिन दिया नहीं, ऐसा हुआ है नहीं। लेकिन एसएससी में ऐसा होता है, कभी कभी परसेंटेज से 1 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एवरेज होता ही नहीं है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसीलिए एसएससी में पूरी नॉलेज चाहिए, लेकिन बैंक में मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बैंक के विशेष करके हम जो पढ़ाएंगे आपको, हर एग्जाम को लेकर चलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के हम क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान बिठा लीजिए बिल्कुल कि डीआई जो होता है सबसे आसान होता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको जो पहले जो सिखाएंगे वो सचमुच का बेसिक बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें, ठीक है ना। उसके बाद हम बातें करेंगे डिटेल में बड़े बड़े क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जो है हम पाई चार्ट के बारे में आपसे बातें करने जा रहे हैं। थोड़ा सही से हम चेंज कर दे, ठीक है ना। सबसे पहले हम पाई चार्ट के बारे में बातें करें, ठीक है। पाई चार्ट, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, पाई चार्ट में जो है हम लोग बहुत वैरायटी के पढ़ेंगे। सिंगल पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट के साथ कुछ अलग डाटा, सिंगल रेशियो, इसका डबल रेशियो, इसके साथ फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फिर डबल पाई चार्ट उसके साथ कोई और डाटा है ना, टेबल, उसके साथ भी अलग फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बहुत तरह के डबल फ्रीक्वेंसी, डबल डाटा है ना, 2 टेबल का तो है, 2 फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कुछ भी दे सकता है, ऐसे मिक्स कर सकता है ना। 3 पाई चार्ट, ऐसे करके 3 पाई के चार्ट से कुछ और भी दे सकता है। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन बस आराम से, ठीक है ना, एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट के बारे में देखें। आइए देखते हैं। जैसे क्या है कि इसमें पूरे डाटा को अरेंज करके सजा देगा, इसमें अरेंजमेंट कर देगा सबका, ठीक है ना। जैसे कहा कि एक व्यक्ति जो है भोजन पर 15% खर्च करता है, ठीक है ना, कुछ भी इसमें दे देगा, है ना। रेंट पर जो है 20% खर्च करता है, मान लो ऐसे दे दिया डाटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ये 15% या जो 20% दिया, ठीक है ना, तो या तो डाटा प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा, या तो डाटा किस में रहेगा, प्रतिशत के रूप में रहेगा, या डिग्री के रूप में। जैसे पूरा जो होता 360 डिग्री होता, उसको बांट देगा इतने भागों में, सभी भागों में, है ना। जैसे कहा कि 60 डिग्री भोजन पे खर्च किया, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। 108 डिग्री रेंट पे खर्च किया, तो या तो डाटा डिग्री में देगा, है ना, या तो देगा परसेंटेज में या डिग्री में, या उसके वैल्यू ही दे देगा। जैसे भोजन पर 1200 रुपया खर्च किया, रेंट पर 1800 रुपया खर्च किया, तो ऐसे करके या तो उसके वैल्यू ही दिए रहेंगे, या तो उसको डिग्री में दिया रहेगा, या तो परसेंटेज में, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप से इसके वैल्यूज दिए होंगे, ठीक। प्रतिशत में होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 100% होगा। प्रतिशत में देगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 100%। ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। डिग्री में देगा तो उसका पूरा सम
360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। डिग्री में कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक। और रुपया में टोटल अधिक खर्च कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, और इसमें सेविंग भी है तो टोटल इनकम क्या है। समझे? अधिक खर्च और इनकम, खर्च भी दिया है और बचत भी दिया, दोनों दिया है, तो इसका मतलब पूरा उसका इनकम दिया रहेगा, ठीक। तो जो भी रहेगा टोटल अमाउंट आपका जो भी यहां पर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि डिफरेंट वेज में आपको सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। और परसेंटेज में सबका सम 100%, डिग्री में 360, टोटल अमाउंट भी दिया रहेगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। कभी कभी ऐसे होंगे जो 100% ना होकर कुछ ज्यादा हो, 360 डिग्री ना होकर कुछ ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या क्यों 100 से अधिक कब होता है? तो 100 से अधिक होने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण है जो सचमुच कारण होगा, जो बताऊंगा, और दूसरा कारण हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। 100% से ज्यादा आएगा, 360 डिग्री ज्यादा आएगा, तो कभी कभी लिखने में जोड़ने में गलत भी हो सकता है, और कभी कभी उसके पीछे कारण होते हैं, ठीक। जैसे कि जैसे एग्जांपल देता हूं, यहां देखिए, कहा दो शहर है, 2 cities, है ना, टाउन ए एंड द टाउन बी। दो शहर है, टाउन ए एंड टाउन बी, ठीक है ना। ए और बी दो शहर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि ए शहर में 10% ऐसे लोग हैं जो टीबी से ग्रसित हैं, 15% ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जो ब्लड प्रेशर बीपी से ग्रसित हैं। ऐसे करके डिफरेंट डिजीज सबका दिया रहेगा, ठीक। दूसरा शहर के बारे में कहा, ऐसे लोग हैं 15% टीबी से ग्रसित हैं, 20% ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर है, मान लो ऐसे डिफरेंट बीमारी दिया हुआ है, ठीक। पूरा डाटा ऐसे भरा हुआ पाया जाएगा, ठीक है ना। और हमसे पूछेगा कि कौन से शहर में, शहर ए और शहर बी दो शहर है, इसका सम मान लो 120 आ रहा है, मान लो इसका सम पूरे 100 आ रहा है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा शहर है जिसमें एक आदमी को एक से अधिक बीमारी है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा सिटी है, ठीक है ना, कि वहां एक व्यक्ति को एक से अधिक बीमारी है ना, मतलब मोर देन वन, सफरिंग फ्रॉम द मोर देन वन डिजीज, है ना, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है, ठीक। तो बात ऐसा है कि एक से अधिक बीमारी कैसे हो सकता है जब डाटा सब अलग अलग दिया है, कितना ब्लड प्रेशर वाले, इतना शुगर वाले, इतना टी वाले, इतना हार्ट अटैक वाले हैं, है ना, कुछ भी ऐसे दिया रहे डिफरेंट। तो जब डाटा अलग अलग उपलब्ध है तो एक आदमी को एक से अधिक बीमारी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जो अलग दिया है कि इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे हैं, जो सबका दिया हुआ है, तो एक अलग अलग जब दिया हुआ है तो एक आदमी को तो एक ही बीमारी है। तो जैसे कहा कि कौन से शहर में ए में है या बी में है या दोनों में है, या हम नहीं बता सकते, ऐसे बातें करेगा वो। तो हम बता सकते हैं, जैसे ही इसका सम 100% से ज्यादा आया, जैसे ही पूरे डाटा का सम 100% से ज्यादा आ गया, तो इसके पीछे हम समझ गए कि जरूर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसका नाम टीबी में भी है, शुगर में भी है और ब्लड प्रेशर में भी लिखवाए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब आदमी जो है एक है, मतलब 100% है, तो प्रतिशत 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? जैसे हमने कहा आदमी 5 है और एक आदमी है, उसको कई बीमारी है, तो 6 आदमी हो गए टोटल। एक ही 4 आदमी ने, एक आदमी टीबी है, एक ब्लड प्रेशर है, ये कैंसर है ना, 4 कैंसर है ना, शुगर है,
और एक आदमी ऐसा है जो मतलब दो दो जगह है, उसका दो बीमारी है, उसको टीबी भी हो गया, शुगर भी हो गया, ठीक है ना, दुखी मत होइए आप, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर बीपी कगार पर है। देखो यहां देखिए भाई साहब, बहुत सारे के घेर लिया उसको। तो अब हम काउंट करेंगे कि टी वाले कितने, तो बोलेगा कि टी वाले एक और एक दो, है ना भाई। हम बोले शुगर वाले कितने हैं, तो सोलह, ये एक और ये भी शुगर वाला, दो लोग हैं शुगर वाले। हम बोले कैंसर कितने हैं, तो ऐसे करके जोड़ा, तो मान लो आदमी 6 आ गया या 7 आ गया सपोज, है ना, तो आदमी 6 आ गया सपोज, है ना, लेकिन है आदमी कितना, 5 ही तो है। हम बोले शहर में कितने लोग हैं, बोला 5 लोग हैं। बीमारी कितने लोग हैं, बोला कि 6 लोग हो गए। क्यों, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो, उसका नाम यहां इस लिस्ट में भी है, और लिस्ट सबमिट किया तो उस लिस्ट में इसका नाम है, इस लिस्ट में नाम है, तो जैसी परसेंटेज निकालें तो मोर देन 100% ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया 100 से, समझ रहे हैं ना। तो 100 से इंक्रीज क्यों हुआ, 100 से इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि एक ही आदमी को एक से अधिक बीमारी हुआ, जिसे नंबर ऑफ पर्सन की काउंटिंग किया नंबर ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग, तो उससे ज्यादा आ गया डाटा। और जैसे डाटा ज्यादा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी को एक से अधिक बीमारी है। समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी 100% से ज्यादा आ जाए डाटा, तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि कोई न कोई है जिसको एक से अधिक बीमारी है। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया था 2011 में, ठीक है ना। कहा कि कौन से शहर में जो है एक से अधिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, तो बता दिया लोग कि भाई 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 100 से जो ज्यादा हुआ है इसका मतलब ऑब्वियसली वो शहर ए है, यही है जहां पर एक से अधिक बीमारी है, ठीक है। तो कभी डाटा 100 से अधिक नहीं होता। समझ में आया सबको। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्सपेंडिचर दिया रहा, भोजन पे इतना, रेंट पे इतना, ट्रांसपोर्टेशन पे कर दिया इतना, घूमने गया था कहीं पर ट्रांसपोर्ट इतना, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 100 से मान लो सब जोड़ के 100 से ज्यादा हो गया, मोर हो गया, 100 से ज्यादा 110 120 ऐसे हो गया। तो ऐसे क्यों हुआ, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिसकी काउंटिंग हम 2-2 बार कर दिए होंगे। ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होंगे जैसे आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपया में ट्रेन का टिकट ले लिया और अपना खर्च जोड़े। आप ट्रेन के टिकट में फेयर अलग लिखा हुआ था, खाने का खर्च अलग लिखा हुआ था, 80 रुपया फेयर हो गया और 20 रुपया खाने का चार्ज, आपका टिकट का बिल हो गया 100 रुपया। वो आदमी ऐसे कैलकुलेट करेगा, टिकट कितने का लिया, 100 रुपये का, फिर देखेगा अरे उसमें खाने का भी तो था 20 रुपये का, किराया जोड़ेगा इतना और खाने वाले चीज में हिसाब में उसको जोड़ लेगा। अगर खाना का 20 रुपया था तो कितना हो गया 120। मेरे बात समझ रहे हैं, तो 100% से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। जैसे कहीं आप ट्रेवलिंग करने गए तो किराया मान लो 5,000 रुपया दिए, तो 5,000 रुपया मान लो फ्लाइट का किराया गया, तो 5,000 में वहां पर 1,000 रुपया खाने का भी चार्ज था। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब किराया खर्च किया, जो फेयर हुआ लगा आपको, उस पे आपने 5,000 लिख दिया। और खाना का कहां कहां खर्च हुआ, जब खाने का खर्च में आ गए तो जहां जहां खाए थे उस सबका निकाले बिल कि यहां से यहां से इतना, और जो उसमें लगा था फ्लाइट में भी लगा था उसका भी आपने 1,000 रुपया जोड़ लिया, तो खाने में 1,000 जुड़ गया, तो 2 बार जुड़ गया ना। तो 100% से ज्यादा होगा, इसके पीछे यही लॉजिक है कि कोई ना कोई डाटा ओवरलैप कर रहा है। 100% से ज्यादा तभी हो सकता है जब कोई डाटा क्या हो, ओवरलैप हो रहा हो, उसकी काउंटिंग मोर देन 1, एक से ज्यादा कर रहे हैं, तभी ये 100% से ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज 100 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना। कभी भी ये 100% ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया। ओके, तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखें कि 100% ज्यादा हुआ है तो 2 बातें होंगी। कोई ना कोई डाटा हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक ही आदमी कई जगह नाम लिखवा रहा होगा, समझ रहे हैं ना, या क्वेश्चन गलत हो सकता है।
कभी हाँ चाय कॉफी जैसा है कि सिखा देना परसेंटेज में चाय कॉफी वही है कि 100 से ज्यादा क्यों हो गया, इसके पीछे यही कारण है। कोई ऐसा है जो 2-2 बार पिया है कि नहीं, चाय कॉफी सिखाया था ना परसेंटेज में, वही बात यहां पर हुआ। समझ रहे हैं बात को ना, कि 100 से अधिक हो ही नहीं सकता, या तो क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। समझ में आ रहा ना? ओके, तो एक बात आपको मैंने समझा दिया कि 100 से ज्यादा हुआ है तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, किसी और का हाथ नहीं है, कोई न कोई डाटा ओवरलैप हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है ना, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और हम लोग कहते हैं क्वेश्चन ही गलत पूछा है ना, तो ध्यान रखिए, डरिएगा नहीं। ठीक, यहां देखिए, तो आपको समझ में आया कि 100% आने का कारण, कभी कभी जोड़ने पे गलती भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे प्रैक्टिस से बच्चे बनाते हैं ना, किसी मार्केट से ले लिया, वो सही से काउंट किया नहीं और बच्चा बना रहा, आंसर मिल ही नहीं रहा, ऐसा भी होता है ना, तो दिक्कतें हो सकते हैं। ठीक है, आइए आप यहां देखिए भाई साहब, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। जैसे कहा, पहले मैं आपको चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, पहले बातों को समझा रहा हूं कैसे करना है क्या ये, होता क्या है ये, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक, देखिए एक शहर है जिसका नाम है ए और इस शहर का नाम है बी, टाउन ए एंड टाउन बी, है ना। कहा कि यहां ब्लड प्रेशर वाले 10% है, बीपी वाले, और यहां जो है मान लीजिए 15% नहीं टीबी वाले हैं। ठीक, फिर यहां पर लिखा कि 15% टीबी वाले हैं, बीपी वाले हैं, और 20% जो हैं टीबी वाले हैं। ठीक, एलईडी वाले नहीं। यहां देखिए भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं ना, कहा कि ब्लड प्रेशर यहां 10% है और ये 15%। ठीक, दो शहर है ए और बी, शहर ए में ब्लड प्रेशर वाला 10% है और शहर बी में ब्लड प्रेशर वाले 15% है। ठीक है ना। कहा कि किस शहर में, दो शहर है ए और बी, ठीक है ना, किस शहर में ब्लड प्रेशर के पेशेंट की संख्या ज्यादा है, किस शहर में ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ज्यादा हैं, नहीं बता सकते क्योंकि टोटल क्वांटिटी कहीं दिया ही नहीं है। डाटा इनकम्प्लीट मारेंगे, ये भी पूछा यूपीएससी में, है ना, डाटा इनकम्प्लीट मारेंगे। ठीक है ना। अब सुनिए, कैसे मालूम कि ये 10% छोटा है, ये 15% बड़ा है, कैसे मालूम आपको? आप उस शहर में का जनगणना कर रहे थे बैठ के, नहीं समझा है भाई साहब। ये 10% छोटा दिखाई दिया और 15% बड़ा, साइज देख कर आ रहे हैं क्या, है ना, कि 10% छोटा दिख रहा है और 15% बड़ा, लेकिन 10% किसका है कौन जानता है भाई साहब? 10% किसका कौन जानता है क्या? और 15% किसका जानता है कोई क्या? नहीं जानता ना। जैसे सपोज करो कि शहर की जनसंख्या मान लीजिए 20,000 हो, तो यहां 10% लोग हैं ब्लड प्रेशर वाले, 2,000 लोग ब्लड प्रेशर वाले हैं, और यहां इतने 200 ही पेशेंट है मान लो, और 200 पेशेंट का 15% ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो कितने हो गए? तो क्या ये 15 बड़ा हो गया? कैसे आप डिसाइड कर लिए हैं? कैसे आप डिसाइड कर लिए कि 15% मोर देन द 10%? ये 15% ज्यादा क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक, तो कहीं पर भी सिर्फ परसेंटेज को देखकर टू डिफरेंट परसेंटेज, टू डिफरेंट पर्सन, दो व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा है, और उसके बारे में किसका 10% है और किसका 15%, ये डिफाइन नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ में आ रहा है ना? कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है ये बता नहीं सकते। समझ में आया मेरे बात भाई साहब, है ना? ओके, वेरी गुड। तो आप समझ गए कि नहीं बता सकते, ठीक है, क्लियर ना? क्योंकि किसका 10% हो सकता है, मे बी ये बड़ा हो सकता है,
यही बड़ा हो, तो हम बता कहां पा रहे हैं, नहीं बता रहे ना, तो इसलिए डाटा इनकम्प्लीट मारते हैं। ठीक है ना, ओके भाई, वेरी गुड। पहले सुनिएगा मेरे बात ध्यान से। यहां देखें प्लीज, बात ऐसा है कि कहा कि ए अपने इनकम का 15% खर्च करता है। मैं अभी आपको डाटा इनकम्प्लीट के बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। और बी अपने इनकम का 20% खर्च करता है। ए अपने इनकम का 15% खर्च करता है, बी अपने इनकम का 20% खर्च करता है, तो किसका खर्च ज्यादा है? किसका खर्च ज्यादा है? बोलिए, किसका खर्च ज्यादा है भाई? क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनकम क्या है किसका हम क्या जाने, है कि नहीं भाई? जब इनकम पता ही नहीं है तो हम कैसे उसका हम बता देंगे एक्सपेंडिचर किसका ज्यादा है किसका कम है? ये परसेंटेज जो होता है वो डिपेंड करता है उसके डाटा क्वांटिटी पे। किसका वो 10% है, किसका वो 20% है, किसका वो 25% है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है उसके क्वांटिटी। जब तक शो नहीं करेगा तब तक हम बता नहीं सकते। बोलिए भाई। हाँ, मान सकते हैं 100। आपके पापा जो कमाएंगे वो 100% होता है, मालूम है ना? आप जो कमाएंगे वो भी 100% और हम जो कमाएंगे वो भी 100%। नहीं समझा? तो बराबर हो जाएगा, है भाई? सही बात है ना? मेरा 10% तुम्हारा 10% और पापा 10%, सब बराबर ही होगा, है भाई साहब? हो सकता है ना? कैसे डिसाइड? ए भाई साहब यहां देखिए फटाफट। तो आप समझा कीजिए, 100 मान लेंगे, 10% तो है, लेकिन वो 10% किसका है ये मालूम नहीं है। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पता? यस, वेरी गुड, है ना? तो ये समझ में आया, 15% और 20%। लेकिन इसका इनकम क्या हो सकता है? इसका इनकम ज्यादा हो, 50,000 रुपए हो, और उसका 15% खर्च करता है। 15 × 5 7,500 हो सकता बेचारा ये 500 रुपया ही कमाता हो, 20% खर्च करता है, कितना हो गया 100। तो कैसे मालूम कि 20% ज्यादा है? क्या आप बता सकते हैं? तो आप तो कंफर्म बता देंगे, है ना? क्या आप कंफर्म बता सकते हैं कि बराबर कमाता है? बोला ना हाँ या ना? तो फिर क्या बोलेंगे आप इसे? डाटा इनकम्प्लीट। समझ में आया? थेथोलॉजी नहीं करिएगा, देखा ना? ठीक है ना? जहां पर थेथोलॉजी हुआ वो डाटा इनकम्प्लीट है। जहां पर मतलब कि आप कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, और सब कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो क्या वही प्रश्न का उत्तर तो डाटा इनकम्प्लीट होता है कि नहीं भाई साहब? ओके, वेरी गुड। यहां देखिए, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठिएगा। यहां देखिए, जैसे कहा इधर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है ए का, ऐसे देता हूं, ए का दिया है 5:4, बी का दिया है 3:2। ओके, अभी हम सारी बातें जितना आएंगे डाटा में तो हम सारा यूज करेंगे उसका, तब समझ में आएंगे। ठीक, देखिए बोलिए किसका इनकम ज्यादा है? किसका इनकम ज्यादा है? क्यों नहीं बता सकते? 5 ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप बता सकते हैं भाई साहब? तो बता ही सकते हैं ना? काहे भाई साहब? है क्या करेंगे? दे रखा इनकम 5 है, इसका इनकम 3 है।
ये तो रेशियो दे रखा है ना, इनकम थोड़ी दे रखा है कि नहीं। तो इनकम नहीं है, इनकम का रेशियो है। इसमें कितने कटे हमें क्या मालूम, कितने जीरो कट गए ये हमें मालूम नहीं है। हो सकता है देखने में बड़ा लगे ये 500 कमाता है 400 खर्च कर देता है, हो सके ये 30,000 रुपया कमाता हो 20,000 खर्च कर दिया हो। आप समझ रहे हैं ना। तो कौन इसमें बड़ा है क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं ना। तो कभी रेशियो को देखकर कभी डिफाइन नहीं करेंगे। समझ में आया कि बड़ा कौन और छोटा कौन, समझ में आया। जब तक कुछ इसमें रिलेशन न दिया हो कि इनका एक्सपेंडिचर बराबर है या इनकम बराबर है, जब तक कुछ नहीं बोले, कोई अदर को रिलेट ना करे, कोई अदर को रिलेशन नहीं शो करे, तब तक हम इसे नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना। हम ऐसा ही बताएंगे कि इनका एक्सपेंडिचर बराबर है या इनका इनकम बराबर है, तो किसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब कोई एक दे देंगे कोई एक पूछेंगे, तो ऐसे भी डाटा आएंगे। लेकिन ये डाटा इनकम्प्लीट है ना। ओके भाई, ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, जैसे कहा ए और बी का टोटल इनकम, ए और बी का कुल इनकम 16,000 रुपया है। ए और बी का टोटल इनकम 16,000 रुपया है। तो ए का इनकम बताओ। आप कहेंगे ए और बी का इनकम, तो इनकम 5 है, इसका 3 है, तो 5 और 3 का रेशियो ए का निकालना तो 5/8 गुने 16, और ऐसे 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई। आपको पूरा फंसाने के चक्कर में रहेगा, वो पूरा ऑप्शन में भी दिया रहेगा 10,000 जो भी है ना, कहेगा लो काटने लायक देगा कि हाँ 5 3 8 हाँ कट रहा है, तो इसका मतलब यही है, पक्का सही है। वो कहेगा लो फंसो फंसो फंसो, है कि नहीं, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, पूरा जाल बिछाएगा। ठीक, तो हम ये 2 अलग अलग रेशियोस को एक साथ लिखकर रिलेशन नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कुछ अलग हैं और इसके कोफिशिएंट कुछ अलग हैं। तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे 5x और 2y, तो ये कटेगा नहीं x बाई, और जब तक x बाई नहीं कटेगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसे केसेस में डाटा इनकम्प्लीट बोलते हैं। यस और नो, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। तो जब कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है बैंकिंग में भी और एसएससी में भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया रहेगा 2001 में 5:6 और 2002 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है कुछ भी 6:7। ठीक है, ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो। अब कहेगा 2002 में कंपनी का एक्सपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन या इन एक्सपोर्ट ना इन 2002, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या जो भी था एक्सपोर्ट, कुछ भी दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट कुछ भी दिया रहेगा इन 2002। तो 2 डिफरेंट रेशियो से, ध्यान सुनिएगा, हमसे क्या कहा कि 2 में कितने % की वृद्धि हो गया इन क्या है ये एक्सपोर्ट, है ना। तो ये बताइए क्या ये वृद्धि हो गया, हो तो गया 6 से 7। कैसा बात करता है, अंदाज ही बता देगा 6 से 7 हो गया इंक्रीज। 1 इंक्रीज 1 into 100 अपॉन पहले 6 था 50/3, 16 से ही 2/3 हो गया आंसर। पहला ही ऑप्शन था, ये मार दिया आंसर, ये गलत हो गया, ये डाटा इनकम्प्लीट हो गया। ये कैसे 2 डिफरेंट रेशियो को आपने कोरिलेट कर दिया, किस आधार पर यह संबंध आपने बताया, हो ही नहीं सकता। इसके कुछ अलग हैं, इसके कुछ अलग हैं, कोफिशिएंट है ना, इसका 6x इसका 7y, कैसे आपने माइनस करके 1 लिख दिया, और कैसे मालूम कि बढ़ ही गया। हो सकता है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 500-600 करोड़ रुपए का हो,
या हो सकता है 60 करोड़ 70 करोड़ लिखा हो, इस 7 देख के बड़ा दिखाई दिया, इसलिए क्या हो सकता है 70 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया हो और इस साल जो 600 करोड़ का एक्सपोर्ट किया हो, कुछ भी तो हो सकता है क्या भाई साहब, सही बात है ना। ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है बड़ा और ये भी हो सकता है बड़ा, इसलिए हम लोग बता नहीं सकते। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल। काहे दिक्कत होगा? कौन रेशियो ज्यादा है कौन रेशियो कम है ये हम नहीं बता सकते। समझ में आया? ऐसे बोलेगा कि 2001 और 2 दोनों को मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ है। 11,000 भारत सरकार जो है 11,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट की है इन 2001 एंड 2002 टुगेदर, दोनों मिलाकर, ठीक। तो फाइंड द इंपोर्ट अमाउंट इन 2002। तो हम समझ गए वो इंपोर्ट किया है 5 और 6, अच्छा 5 और 6 के रेशियो में ही तो है 5 और 6, इसका 5 था, इसका क्या है 6, और कटने लायक है भाई 6 बटा में 11, 11,000 काट दिया, बोल दिया कि 6,000 हो गया। तो क्या आंसर सही है? क्या ये गलत है? यस, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट रेशियो को देखकर कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज या क्या दोनों का सम अलग अलग या डिफरेंट नहीं निकाल सकते, कोई रिलेशन नहीं बता सकते, ठीक। हाँ, यदि ये कह दे कि दोनों का इंपोर्ट बराबर है तो आपको मैंने रेशियो में सिखाया था कि इंपोर्ट को बराबर कर देंगे, फिर देखेंगे अब जो आएगा इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 × 30 है 6 × 6 = 36, इसमें 5 से गुना कर देंगे 6 × 30 और 7 × 5, अब देखेंगे कि दोनों बराबर हो गए, अब देखेंगे बढ़ गया घट गया, तो घट गया। समझ में आया? कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, कुछ ना कुछ कहानी का तात्पर्य होगा, तभी हम बता सकते हैं, और सिंपल कहानी से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है और कौन। मेरे बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? क्या बना सकते हैं ये बात? ठीक है, मैंने आपको अभी सिखा रहा हूं छोटी छोटी बातें कि हम गलतियां कहां, हम लोग का आदत जबरदस्ती आंसर मिलाने का आदत होता है, कुछ भी कहा ना जबरदस्ती ले आया, और ऑप्शन में बैंक के विशेष करके बैंक वाले तो 5-5 देते हैं ऑप्शन, बोलो एक और मौका दिया, ठीक है ना, एक और चूज कर लो। और जो है हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं जबरदस्ती लाने के लिए, कैसे न कैसे घुमा के ला ही देते हैं आंसर। वो कहते हैं कि तुम्हें सोचता है, हम भी सोचते हैं, है कि नहीं, वो फंसाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए ना कि ऐसे हम जब चैप्टर में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो डाटा इनकम्प्लीट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि 5 क्वेश्चन पूछा है ना तो एक उसमें लगभग होता है डाटा इनकम्प्लीट ही होता है, और हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं ना। यहां देखिए भाई साहब, सुनिए ध्यान से, नहीं थोड़ा सा बात और करने दो ना, अरे बोलिएगा नहीं। हाँ, अभी जो है वो भी चालू होगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स वाला है ना, चालू होने वाला है। आप लोग जाके आज डेमो क्लासेस उसका है, आप ले सकते हैं। हाँ हाँ, कि माइंड को जो है कैसे हम लोग कंसंट्रेट करें। ओके, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लीज, यहीं चलेगा नीचे से 3rd फ्लोर पे, प्लीज यहाँ देखिए। छोटी सी बात, एक लास्ट बताऊंगा फिर छोड़ूंगा, बात नहीं करना। देखिए ध्यान से, सब लोग तैयार हैं मेरे भाई लोग, भाई बंधु सखा लोग सब तैयार हैं। और ये जो डीआई का जो कोर्सेज है ये बाहर के बच्चे भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और ये हमने इसको डीआई का अलग से कोर्स डाल दिया हूं, और एक मिनिमम अमाउंट डाला गया है 2,000 रुपया से, ठीक है ना। आज अयोध्या के फैसला आने पर 2,000, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो फटाफट, आज कल तो फ्री है, देखो ध्यान से, देखो, हाँ वेरी गुड, ध्यान देखो। अब जो है मैं आपको सिखाऊं कि कैसे पाई चार्ट में कभी परसेंटेज से डिग्री लाना पड़ता है, कभी डिग्री से रुपया लाना पड़ता है, रुपया से परसेंटेज लाना पड़ता है, कैसे हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। आइए प्लीज बातें करें, प्लीज यहां देखिए।
जैसे कहा एक व्यक्ति भोजन पे खर्च करता है 20%। अब कहा कि भोजन पे 20% खर्च करता है, 20% कितना डिग्री हुआ, तो कैसे निकाले? देखो 20% है, ओके, जो दिया उसको ऊपर लिखो, परसेंटेज में दिया, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू नीचे लिखो, 100 में से 20, 100 में से हमको डिग्री मिला, डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू, तो बोलेंगे 360 में कितना, जैसे 100 में जो है 20 है, 100 में कितना है 20, तो 36, 360 में कितना, 36 दूनी 72, बोल देंगे 72 डिग्री। ऐसे करके परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करते, ठीक है। जो दिया रहेगा, मुंह बंद करके देखना है इधर, जो दिया रहे लिखो, नीचे उसका मैक्सिमम वैल्यू, जो दिया उसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ 100 इनटू मैक्सिमम वैल्यू जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें चेंज करना है। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? हमने क्या कहा कि गिवन वैल्यूज डिवाइड बाय द मैक्सिमम वैल्यू, किसका, जो गिवन है उसका, इनटू मैक्सिमम वैल्यू जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? जाग रहे हो ना भाई? वेरी गुड। यहां देखिए, समझ आ रहा है? हाँ, 120 कब लिया मैंने? है भाई, कभी लिया? बिल्कुल नहीं। यहां देखिए, नहीं नहीं लिया है ना, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। यहां देखो, यहां देखिए, अब जो मैं सिखाता हूं सीखिएगा, ठीक है। यहां देखिए फटाफट, जैसे मैंने कहा यदि हमें चेंज करना होता है ना, जो परसेंटेज निकालना वो अलग बात होता है कि हमारे पास 200 रुपया था, मैंने 80 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट, तो 80 गुने 100 बटा में कितना में से 200, तो 200 नीचे लिखते हैं, वो अलग बात है। अब हमें यहाँ 20% दिया हुआ है, इसको खाली डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे 20 बटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू 100 और डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू 360, 36 दूनी 72, ठीक। कहीं लिखा है 40%, ऐसे मान लो लिख दिया, तो चेंज करो, कैसे लिखो, 40 बटा में परसेंटेज तो 100 और डिग्री मिलाना 360, तो ऐसे 36 चौक 144 डिग्री, डिग्री में हो गया, ठीक। कहीं लिखा है 108 डिग्री, क्या लिखा है 108 डिग्री, कहा कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, ऊपर 108, नीचे क्या लिखोगे, डिग्री का मैक्सिमम, डिग्री का मैक्सिमम 360 और परसेंटेज में लाना है, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, 1 0 काट दो, 36 130%, परसेंटेज में चेंज हो गया। समझ में आया कैसे डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज और डिग्री में समझ में आया। मान लीजिए कि टोटल खर्च मान लीजिए 12,000 रुपए का है, क्या है 12,000। अब ये व्यक्ति 72 डिग्री खर्च किया, कितना डिग्री, इसको रुपया में लाओ, 72 डिग्री मतलब कितना रुपया, तो ऐसे निकालेंगे 72 बटा में 360, नहीं समझ में आया, 72 बटा में 372 डिग्री और डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू 360 इनटू टोटल, हमको रुपया में लाना है, किस में लाना है, तो रुपया का टोटल मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12,000, टोटल खर्च कितना है 12,000, तो इंटू 12,000 करेंगे। समझ में आया, रुपया का मैक्सिमम वैल्यू समझ में आया, मतलब टोटल खर्च कितना है 12,000, कुल खर्च कितना दिया 12, उस टोटल से गुना करेंगे, हाँ या ना, ओके बोलिए, कुछ क्वेश्चन था क्या, काट देंगे, 36 दूनी 72, कितना हो गया 2400, ठीक। जैसे कहा कि ये व्यक्ति भोजन पे 1200 रुपया खर्च करता है, भोजन पे 1200 खर्च करता है, कुल खर्च 12,000 है, इसको डिग्री में चेंज करो, तो कैसे लाओगे, 1200 खर्च किया, कितने में से 12,000 में से किस में लाना है, किस में लाना है,
तो क्या करेंगे? 360 से गुना करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ये 0 कट गया, 1200 कट गया, कितना? 36 डिग्री। बोले हम भोजन पे 36 डिग्री खर्च करता है। समझ में आया सबको? तो कैसे हम डिग्री को परसेंटेज या परसेंटेज को डिग्री में, रुपया में, किसी चीज में चेंज क्या आप कर सकते हैं? चेंज पक्का? ओके भाई साहब, पक्का। तो चेंज करने आ गया। अब हम लोग इस चैप्टर में चले, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्या आप तैयार हैं? कहे नहीं? सुनिए, कल टाइम चेंज है, लेकिन कल 9:30 बजे से आप लोग क्लास है, 9:30 से 11, बस 1.5 घंटे का, ठीक है ना? कल 9:30 से 11 ही है, ठीक है ना? और ऑनलाइन भी कल चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? और हम कल बहुत सारी बातें करेंगे, आज तो कुछ बताया ही नहीं। जय श्री राम, आ जाइए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर। हाँ, अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस 1 बजे। यह नीचे मिल जाएगा, और नहीं तो भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री यूजर में लोड कर दिया गया है ना, जो प्रैक्टिस सेट है। हाँ है, हो रहा है। भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री जो प्रैक्टिस सेट है, जो पहला शुरू दिया गया है, ऐसा बहुत सा दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे नहीं आए थे वो जाके ऑफिस से कलेक्ट कर ले, और जो बाहर बच्चे बैठकर देख रहे हैं उनका दिन नहीं मिला है प्रैक्टिस सेट, तो भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री यूजर है, उस पर लोड किया हुआ है, और जो पे वाला उसमें लोड किया हुआ है, दोनों में लोड किया हुआ, ठीक है ना? तो आइए हम लोग पहले बातें करें, ठीक है ना? तो मैंने कल आपको जो सिखाया था, जो कल क्लास नहीं किए थे, वो भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री यूजर में वो पूरा जो है अवेलेबल है, ठीक है ना? तो कल का क्लास ऐसे कल कुछ बताया नहीं था, कल बस ऐसे ही भाषणबाजी हुआ था, ठीक है ना? तो लेकिन जरूरी था, उसको सुनना भी जरूरी है, सुन लीजिएगा, ठीक है ना? तो कल मैंने शुरू किया था बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है ना? आइए चलते हैं आगे। तो कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, कैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके ना? ओके। हाँ, डिग्री को परसेंटेज, परसेंटेज को अमाउंट में, है ना, चेंज करना सिखाया था। आज हम लोग प्रश्न पे आएंगे, और पहले आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है ना? धीरे धीरे शुभारंभ करेंगे। मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले से डीआई उनको आता भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ डीआई के बारे में पता भी नहीं है, ABCD। तो पहले 2-3 क्वेश्चन हम पहले करवाएंगे, जिसे सब बराबर हो जाएं, तभी बड़े बड़े प्रश्नों को हम बनाएंगे, ठीक है ना? ओके, पहले हम एक बनाते हैं, फिर आप बनाइएगा, ठीक है ना? तो प्लीज, इस पर मैंने सारे क्वेश्चन को प्रिंट करवा दिया है, जिससे हमारा समय बचत होगा और डीआई जल्दी भी होगा, ठीक है ना? इसीलिए मतलब पिछले बार था कि बोर्ड पर सारा क्वेश्चन बनाते थे, फोटो बना बना के, तो बहुत टाइम लगता था। तो इस बार टाइम बहुत कम हो जाएगा पिछले साल के तुलना में, तो पिछले बार के तुलना में, साल नहीं, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, देखिए जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देते हैं, तो ध्यान सुनिएगा कि एक व्यक्ति जो है भोजन पे, पहले सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है ना? भोजन पे 30% खर्च करता है, ठीक है? और हमने कहा 15% रेंट पर करता है, ठीक है ना? फिर कहा 25% ट्रांसपोर्टेशन पे करता है, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है ना? दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो छोटा लिखा हूं ट्रांसपोर्ट, ठीक? कुछ और बोल देगा कि 10% मेडिसिन पर, दवा दारू पर खर्च करता है, अरे मतलब दवा पर, है ना? दवा है, देखो ना। अब इसे जोड़िए, हाँ मुझे मालूम है, तुम लिखो कितना बच गया? 20 बच गया। 20% मिसलेनियस, मतलब अदर, 20% अदर मिसलेनियस पे खर्च करता है, ठीक है ना? ओके। कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च, मान लीजिए हमने कहा 24,000 रुपया है, 24,000, कुल खर्च कितना है? 24,000 रुपया है, ठीक है ना? पहले समझेंगे, आपको हम एक बना कर दिखाते हैं, फिर आपसे बनवाएंगे कि कुल खर्च 24,000 रुपया है। कभी कभी ये पूछ देगा कि ये बताइए कि
ट्रांसपोर्टेशन का सेंट्रल एंगल निकालिए। क्या पूछेगा हम? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट पे किए खर्च का केंद्रीय कोण निकाले। ठीक है, तो केंद्रीय कोण मतलब ये, इसको प्रतिशत को डिग्री में चेंज करें, परसेंटेज को डिग्री में, यही ना सेंट्रल एंगल मतलब एंगल में चेंज करें डिग्री में। क्या सिखाया था कल मैंने? प्रतिशत बटा में नीचे 100 और डिग्री मतलब 300, यही सिखाया था ना। 25 चौके 9 चौके 36, तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। अब कह दिया कि व्यक्ति भोजन पर कितना रुपया खर्च करता है, तो 24,000 रुपये का टोटल खर्च है। कितना खर्च है? 24,000 का टोटल खर्च है। ठीक है, तो भोजन पे कितना करता है? 30%। तो भोजन पे इसका 30% खर्च करता है। कितना रुपया हो गया? 7200 रुपया। तो भोजन पे 7,200 7200 खर्च करता है। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके भाई, ओके। कुछ भी कह दिया, कहा कि एवरेज एक्सपेंडिचर निकालिए। क्या कहेगा? एवरेज एक्सपेंडिचर किसका किसका? मान लीजिए हमने कहा फूड रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, है ना। फूड रेंट और ट्रांसपोर्ट का औसत खर्च क्या होगा? फूड रेंट एंड ट्रांसपोर्ट का एवरेज निकालें, औसत खर्च निकालें। ठीक है, फूड रेंट और ट्रांसपोर्ट का एवरेज निकालें। ठीक, तो कैसे? फूड रेंट ट्रांसपोर्ट जोड़ो, कितना हो गया? 70, मतलब 24,000 रुपये का खर्च है, उसका 70%, 70 था ना, 70% तीनों पे खर्च किया। ठीक है ना, 24,000 का 70% तीनों पे खर्च किया। ठीक है, लेकिन इसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, एवरेज निकालना है मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। सुनो, यस, देखो ये 2 जीरो यहां से कट गया, 3 8 24, 8 7 5600, तो एवरेज 5600 रुपया आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके ना। फिर कहा कि कुछ भी कह देगा, भोजन पे किया गया खर्च, भोजन पे किया गया खर्च ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंट है? तो भोजन पे किया 30, कितना परसेंट है? तो 100 से गुना कर देंगे। किसका? ट्रांसपोर्ट का। जैसे मैं परसेंटेज में पढ़ाता हूं कि जिससे कंपेयर, ऑफ टू देन का से कहे, जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, उसे कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसने कहा भोजन पे किया गया खर्च 30, रेंट ट्रांसपोर्ट का तो ट्रांसपोर्ट कहां रहेगा? नीचे। एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन food, expenditure amount on food is what percent of expenditure on the transport? Food is what percent of expenditure on the transport? फूड पर किया गया खर्च ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंट है? ठीक है, तो किसका? ट्रांसपोर्ट का। तो नीचे क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे करके 25 चौके 100 कितना परसेंट है? 120% है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अब कहा कि अदर पे किया गया खर्च, या ऐसे करता हूं, ट्रांसपोर्ट पे करता हूं, ट्रांसपोर्ट पर किया गया खर्च अदर से कितना प्रतिशत अधिक है? ट्रांसपोर्ट पे किया गया खर्च, expenditure on the transport is how much percent more than the expenditure on the other, है ना? Expenditure on the transport is how much percent more than the expenditure of the other, है ना? मैं सारे क्वेश्चन आपको दिया हूं, बनाया हूं, देंगे बनाने के लिए। अभी सिर्फ सुनो, देखो सिर्फ, है ना? आप घबराइए मत कि हम लिख नहीं पा रहे हैं ना, हम जान नहीं लिख पा रहे हैं क्वेश्चन आप। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे भी। ठीक है ना, यहां देखिए, हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट पे क्या है खर्च? अदर से कितना परसेंट अधिक है? हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट इज मोर देन अदर। ठीक है ना, हाउ मच परसेंट? तो कितना मोर बताइए?
5 मोर, तो 5 गुने 100 मोर 5 किससे? देन अदर, अदर से कितना? तो अदर कहां लिखाएगा? नीचे। जिससे हम कंपेयर करते हैं उसका वैल्यू कहां लिखते हैं? नीचे। यस और नो? ओके। 20 बचे 100, 5 बचे, तो बोलेंगे 25%। क्या बोलेंगे? 25%। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके। तो ऐसे करके क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या मैंने जो क्वेश्चन बनाया कोई आपको हार्ड लगा? सिर्फ सुनाया था, लिखवाया नहीं था आपको, ठीक है ना? क्योंकि समझिएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई किसी को? क्या बना सकते हैं? ओके। अब हम ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे आप एक टच करें, बनाए। आपको हर 5 क्वेश्चन के लिए हम आपको 4 मिनट का समय देंगे। आप इसे बनाएंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो डरे नहीं। पहले हम लोग 1 to 5 जल्दी बना के बैठेंगे फटाफट जी में। आपको हम 4 मिनट का टाइम देते हैं, फिर आप हमसे बातें कीजिएगा, ठीक है? फटाफट। बनाते रहिए फटाफट, रुकिएगा नहीं। आ रहा है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी से बना लियो। वेरी गुड। चलिए भी और देर 2 मिनट जल्दी फटाफट। सबका हो गया? चलिए क्वेश्चन लो भाई। चलिए मेरे हिसाब से सही भाई लोग का आ गया होगा। आइए देखते हैं, मिलाते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जहां कोई दिक्कत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप बनाइएगा, फिर हम इसको करेंगे डिस्कशन। ऐसे करके हम हर चीज को सीखेंगे। कुछ आपके तरीके से देखेंगे, कुछ बनाने का तरीका मेरा देखेंगे, फिर आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? तो प्लीज यहां देखिए, सबके पास ये पाई चार्ट है, जो नहीं है वो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से फटाफट। तो मैंने कहा कुल खर्च इस डाटा में दिया है कि 12,000 है, ठीक है ना? तो सेम है कि भोजन का सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है ना? फाइंड द सेंट्रल एंगल, है ना, ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, है ना? तो ये बताइए भोजन पे कितना परसेंट है? 20%। उसको डिग्री में कन्वर्ट करना इंटू 360। यस और नो? तो 0 कट गया, 36 दूनी 72 डिग्री। यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, किराए पे किया गया खर्च की राशि ज्ञात करें, है ना? रेंट पे कितना खर्च किया है? तो इसका मतलब 12,000। सेम क्वेश्चन दिया था अभी आपको कि पहला क्वेश्चन आपके हिम्मत को बढ़ा दे। कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000 रुपया, ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन का भोजन पे क्या खर्च, किराए पे क्या खर्च का कितना परसेंट है? तो भोजन पे कितना है? 20। किसका? किराए का। किससे कंपेयर करना है? एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन द फूड इज व्हाट परसेंट, है ना? एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट, ठीक है ना? तो रेंट का, तो रेंट कितना है? तो नीचे 25 लिखेंगे। समझ में आ रहा सबको? कितना आ गया? 80% है, ठीक है ना?
फिर कहा कि अन्य चीजों पे, हाँ यही था ना, अन्य पे या खर्च किराए पे के खर्च से कितना % ज्यादा है। तो अन्य पे 30 और किराया पर 25, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। किससे? किराया से। किससे? तो किराया 25 है ना, रेंट, तो 25 × 100 कितना हो गया? 20% ज्यादा है। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। और भोजन, किराया और यातायात, यही ना, फूड, रेंट, सबको जोड़िए कितना आ रहा है? ट्रांसपोर्ट, सबको जोड़िए कितना आ गया? 55%। तो 12,000 रुपया टोटल खर्च है और उसका 55% है। ठीक, ये टोटल आ गया ना। हमें एवरेज निकालना, तो कितने आर्टिकल्स हैं? 3, तो 3 से भाग दे देंगे। समझ में आया? ओके, 2 जीरो आप ऐसे काट दीजिए। 3 चौके 12, कितना गया? 2200 रुपया। किसी भाई को तकलीफ? नो। समझ में आ रहा सबको? ठीक है। फिर मैं आपको 4 मिनट का टाइम देता हूं 6 से 10 का क्वेश्चन के लिए। प्लीज अटेंशन, 6 से 10 फास्ट, जल्दी। आप टेंशन ले ले, बनाइए। एक एक क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कशन, और हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। आप बनाते रहें। बनाइए फटाफट। सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। 3 मिनट टाइम और है, बनाइए आराम से। डरिएगा नहीं, जो नहीं आए छोड़िएगा। मैंने पहले भी सिखाया था कि छोड़कर खुश हो जाइए जो ना आए, है ना। अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये नहीं कि लगे हैं एक ही में, है ना भाई। क्या हुआ? सुपरविजन, देख रेख करना। भाई निरीक्षण, देख रेख करना। चलिए, चलिए हो गया सबको। निरीक्षण, सुपरविजन तो निरीक्षण है, मतलब देख रेख करना, है ना। हो गया भाई? ओके, तो अब हम लोग बनाते हैं। प्लीज अटेंशन, प्लीज। यहां देखिए,
आपका टाइम खत्म। कहा कि सीमेंट पे किया गया खर्च बताइए। तो भैया 6 लाख रुपया में इसने मकान बनाया। कितना में? 6 लाख रुपया मकान बनाया। तो सीमेंट पे कितना खर्च किया? 72 डिग्री। ए भाई 72 डिग्री है तो नीचे क्या लिखेंगे? है ना, रुपया में चेंज करना। 72 डिग्री किया है खर्च, उसको रुपया में चेंज करना। किसमें? रुपया में, अमाउंट में चेंज करना है। तो नीचे क्या लिखें? 360। समझ रहे हैं ना? ओके, ये देखिए काट दू 0, 36 दूनी कितना आ गया? 1,20,000, 1,20,000। एनी प्रॉब्लम? नो। श्रम पर किया गया खर्च मतलब लेबर, है ना। सीमेंट पे के घर से कितना परसेंट ज्यादा? द अमाउंट स्पेंड लेबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द अमाउंट स्पेंड सीमेंट। ठीक है ना। ये बताइए कि लेबर पे कितना डिग्री है और किस पे? सीमेंट पर। सीमेंट पर 72, तो कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18। किससे? सीमेंट से। तो सीमेंट कहां रहेगा और उसको किस में लाना है? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 100 से गुना। 18 अधिक है, जो निकालना उसको ऊपर लिखेंगे 18 डिग्री, नीचे है ना, जिसका 18 डिग्री दिया। ठीक है ना भाई। और जिससे कंपेयर करें कहां लिखेंगे? नीचे। कंपेयर किसे कर रहे हैं? सीमेंट से। तो सीमेंट कहां रहेगा? नीचे। और इनटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। मालूम? ओके। 18 चौक 72, 25 चौके काट दीजिए 25%। यस और नो? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन पे किया गया जो कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट का क्या होगा? तो सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन जोड़िए, क्या है? सीमेंट स्टील 8 नंबर क्या है? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इसमें? अमाउंट स्पेंड सुपरविजन इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द सीमेंट। तो सुपरविजन पे कितना खर्च किया इसने? बताओ देखें। 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ? 22, मतलब सीमेंट का। यही ना, सुपरविजन पे किया गया खर्च सीमेंट का कितना प्रतिशत है? देखो सुपरविजन किसका? सीमेंट का, जिसमें का, ऑफ, टू, देन लगा हो, जिससे कंपेयर करते हैं उसे हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। मालूम? ओके, तो काटिए इसको। 18 तिये 18, 25 तिये 75%। यस और नो? यस नो? ओके। अब बताइए 9 नंबर क्या था? 9 नंबर है द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, है ना। तो बताइए कि सीमेंट, बताइए फटाफट, सबको जोड़िए फटाफट। सीमेंट स्टील सुपरविजन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पूरे 360 का कितना है? 50%। कितना है? 50%। तो इसे बोलेंगे 50%। समझ में आया? और आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? नीचे 360 गुने 100, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, 50%। यस और नो? क्या बोलेंगे? 50%। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, श्रम निश्चय के हाँ अंतर बताना है। ठीक है ना। देखो भाई, लेबर पर और सुपरविजन पर किए गए खर्च का डिफरेंस निकालना है। लेबर का 90 डिग्री, सुपरविजन 54 डिग्री, तो कितना हो गया अंतर? 90 में से 54 माइनस का 36 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन डिग्री में है। ये किस में है? इसको लाना है क्वांटिटी में, अमाउंट में। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? 36 बटा में, और टोटल कॉस्ट का 6 लाख था ना, 2450, है ना। समझ में आया? देखो जी, यह लेबर और ये सुपरविजन जो भी था, इसका डिफरेंस कितने का है? 36 डिग्री का। डिग्री में 36 है और उसको रुपया में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसे ही ना, कल सिखाए थे ना, 36 360 ऐसे काटते हैं। मालूम
कितना आ गया 60,000, 60,000। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक पब्लिशर है जो बुक पब्लिश किया है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आया है, मतलब बाइंडिंग से लेकर प्रिंटिंग, पेपर, मिसलेनियस, रॉयल्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन, सारे खर्च यहां पर दिया हुआ है। ठीक, तो इससे जरा एक बार पढ़िए। आपको फिर से हम 4 मिनट का टाइम देते हैं 5 क्वेश्चन के लिए, फिर आपसे हम बातें करेंगे। चलो जल्दी बनाओ, इसमें क्वेश्चन कम ही लगता है, 4 ही है। प्लीज फास्ट। बनाते रहिए फटाफट, फास्ट बनाते रहे आप। फास्ट फास्ट बनाए, जो बने वो बनाइए, नहीं बने उसको छोड़ दीजिए। मैं बनाने के लिए हम बैठा हूं, बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, आप बिल्कुल नहीं डरें, ठीक है ना। आया, बनाइए आराम से, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, अभी 2 मिनट है। नौ नंबर चाहता पूछना? ओके, 9 वाला क्वेश्चन में क्या था कि सीमेंट स्टील सुपरविजन पे क्या खर्च, कुल कॉस्ट का कितना है, ठीक है। तो सीमेंट स्टील सुपरविजन जो 9 क्वेश्चन था, 9 नंबर का क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान न दें, पर जो बना रहे हैं बनाइए, एक बच्चे को दिक्कत है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आया होगा। देखो, सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन, सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है ना। तो 180 डिग्री कितना हुआ? पूरा 360 का होता है, तो 50% हुआ ना। ओके, और चेंज भी कर सकते हो, 180 नीचे ऊपर लिखे, नीचे 360 और गुने 100, ठीक है ना। ओके, चलिए फास्ट तैयार है। सही भाई लोग का आ गया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज अटेंशन। सब लोग देखें ध्यान से फटाफट, आपका समय समाप्त हुआ। यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कहा कि कागज पर किए गए खर्च का सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो कागज का कॉस्ट कितना है? 16%। कितना है?
16%। उसका सेंट्रल एंगल क्या कल मैंने सिखाया था, 16% में है तो नीचे 100, और डिग्री में लाना है तो 360 से गुना, यही सिखाया था ना। अरे बाप को तो याद है, याद है जी। भगवान आपको क्या करे, हाँ सचमुच भला करे, है ना। कितना गुना करो, 576, और 10 है तो एक बिंदी के बाद ही ना, इतना डिग्री हो गया। ठीक, ओके भाई, यही आया था ना सबका। 12 नंबर कहा कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹23,400 टू फाइंड द रॉयल्टी अमाउंट, है ना। ए भाई, छपाई का कॉस्ट 23,400 है, तो रॉयल्टी क्या है, जो राइटर को मिलता है ना, रॉयल्टी मतलब जितना बुक बिकेगा उसको उतना परसेंट, 10%, 15% फिक्स किया जाता है, उसी को रॉयल्टी कहते हैं ना। ओके भाई, ठीक है ना। तो ये बताइए कि छपाई पे कितना खर्च है, प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट 36% है। कितना है प्रिंटिंग कॉस्ट, कितना है 30। ए भाई यहां देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट 36% है, जो किसके बराबर है, 23,400 के बराबर है। ठीक है, 36% क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट। समझ रहे हैं सब लोग भाई, 36% क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट, जो 23,400 के बराबर है। तो रॉयल्टी कितने का है, 10%। राइटर का रॉयल्टी कितना मिला, 10%। ठीक है, तो ये 10% किसके बराबर होगा, 23,400 डिवाइड बाई 36 गुने 10। चुप रहो, 650 से कट गया, बस इतना ही, बहुत कम मिल रहा रॉयल्टी। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सबका इतना ही आ रहा है, पक्का, ठीक है। 13 नंबर कहा कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000 रुपया है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है, यही ना। तो मिसलेनियस कितना है, 8 बराबर 18,000, 8 बराबर 18,000। तो हमें निकालने का किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो 18% बराबर कितना, यही ना, 18% विल बी, है ना, क्या होगा, तो 18,000 डिवाइड बाई और गुने में 18। ठीक है ना, गुना करो, काटो, 8 से काट दो पूरे पूरे, 8 दूनी 16, 20, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, कितना आ गया, अब गुना करो सबको, 40,500, यही आ रहा है। ओके, सही लिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा कि यदि किताब को पब्लिश करने में कुल 5500 रुपया खर्च हुआ, ही था ना, नहीं 5500 किताबें पब्लिश किए गए, कितने, 5500 किताबें पब्लिश किए गए, और टोटल एक्सपेंडिचर मिसलेनियस पे कितना है, मिसलेनियस पे खर्च है 36,960, और जो उसका मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, तो प्रत्येक किताब का मार्क प्राइस क्या होगा, ए भाई साहब, प्रत्येक किताब का मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। आइए मैं सिखाता हूं, एक बार सुनिएगा। मिसलेनियस कॉस्ट कितना बताएंगे जरा, 8% है ना, तो मिसलेनियस 8% है, और वो 8% मिसलेनियस जो है वो 36,960 के बराबर, 36,960 के बराबर, यही ना। मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो 8% है, कितना है, जो इसके बराबर है, समझ मारा, किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या माना जाता है, 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा, 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा, 100%। ठीक,
तो कॉस्ट प्राइस 100% है और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। देखो यहां प्रॉफिट लॉस का यूज हो गया है ना, तो 100% कॉस्ट प्राइस है, 40% का ज्यादा लिखेंगे, तो मार्क प्राइस 140% ना, तो 8% इतना है, तो 140% कितना, समझ में आ रहा ना? 140% का मतलब क्या हो गया? मार्क प्राइस, क्योंकि दिया है कि द मार्क प्राइस इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, ठीक है? तो निकालेंगे 140% कितना होगा? 3696 डिवाइड बाई 8 इंटू 140। अच्छा, ये जो आया 140% और कितने किताबों का आया? 5500 किताबों का। तो इसमें 5500 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? Yes, the cost price of one, mark price of one, mark price of one, एक का निकला। नहीं समझ में आया? जो हमने 140% निकाला ना, वो सभी का मार्क प्राइस है, टोटल का मार्क प्राइस है ना, सबका मार्क प्राइस को जोड़ के निकला, ठीक है? और कितने पब्लिश किया था उसने? 5500 किताबें। तो 5500 से भाग देंगे तो एक किताब का आ जाएगा। यस और नो? यस। अच्छा रुक तो जाओ, ये कट गया, ठीक है ना? 8 से कट रहा है क्या? 8 से 100 काटो, कितना? 8 चौके 462, ये आ रहा है। ओके, अब ये 11 से कट गया, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब इसे गुना करो, 588 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 117 यही ना, 117.60 ठीक है? तो एक किताब का मार्क प्राइस 117.60 हो गया, ठीक है ना? 117.60। किसी भाई को तकलीफ? नो, ठीक है ना? ये हो गया 14 तक, ठीक है? अब यहां से देखते हैं हम लोग 15 से 19, ठीक है ना? तो प्लीज 15 से 19 के लिए आप तैयार हो जाए। किसका है ये? 15 से 19 बनाइए फटाफट। 15 से 19 फास्ट, जल्दी बनाएं। तेजी में बनाएं। धाएं धाएं। हो गया, बना लिया भाई? वेरी गुड, आ रहा सबका? थैंक यू भाई, आना ही चाहिए, मजा आना ही चाहिए, है ना? इधर इधर इधर, आपका ध्यान है किधर? इधर देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सब तैयार हैं?
ओके, कहा इसने कि सुनना मेरे बात ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन कि फाइंड द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर 108 मार्क्स। किस विषय में बच्चा ने 108 मार्क्स निकाला। सुनो ए भाई, बच्चा ने 108 अंक किस में लाया। सुनो, डाटा दिया सब डिग्री में, किस में दिया है, तो हम क्यों न फटाफट 108 मार्क्स को डिग्री में कन्वर्ट कर ले। कितने नंबर का एग्जाम था, देखो तो एग्जाम कितने का था, 540। तो 108 को हम 540 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 540 में 108 मिला। कितना मिला, 108। ये मार्क्स है, उसको डिग्री में चेंज करना है। मैंने क्या सिखाया था, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, नीचे उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मार्क्स का मैक्सिमम वैल्यू 540, ठीक है ना, और इंटू जिसमें लाना है डिग्री में, तो इंटू 36, 360 है ना। ओके भाई, समझ में आ रहा है ना। ये काट दो, 54 दूनी और 36 दूनी 72, 72 डिग्री। ऑप्शन में देखो ए भाई साहब, 72 डिग्री, 72 डिग्री कौन है इसमें, तो सोशल साइंस। तो आंसर क्या हो गया, सोशल साइंस। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फटाफट हमने 108 मार्क्स को चेंज कर लिया डिग्री में, मालूम चल गया हाँ ये ना। ओके, 16 नंबर, किस विषय विद्यार्थी को 16 सही 2/2 में 3% मार्क्स मिला। ये प्रतिशत में दिया है, क्या दिया है, हम इसको चेंज कर लेंगे डिग्री में, क्या कर लेंगे, तो 16 के 48 और 2 50/3, और नीचे में क्या लिखेंगे 100, प्रतिशत में क्या लिखेंगे 100, और चेंज किस में करना है, डिग्री में। ऐसे ही ना, काटू पक्का, चलो ठीक है, आराम से काटो। 50 दूनी और 6 छक 36, कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री कौन है, 60 डिग्री वाला हिंदी है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हिंदी। समझ में आया, नहीं आया जी, आया सबको। ओके, 17 नंबर, ये बता दूं इतना प्रतिशत है, तो हाँ आप जैसे बोलते हैं 1/6, ठीक है ना, ठीक है भाई, लेकिन 1/6 कितने में, तो 360 में कितना, तो भाग दीजिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री ना, 1/6 मिला उसको, मतलब 1/6 का मतलब क्या हुआ, 360 का 1/6 कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है ना, है ना भाई। 1/6 परसेंटेज को आप चाहे तो 16 सही 2-3% इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो कितना का लगा 1/6, तो 360 का 1/6 60 डिग्री, ठीक है ना। ओके, 60 डिग्री किस में लाया है, तो हिंदी में। समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कहा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन हिंदी एंड मैथमेटिक्स टुगेदर एंड सोशल साइंस इंग्लिश साइंस टुगेदर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मार्क्स। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जरा देख के बताओ कि हिंदी और मैथमेटिक्स का मिला कितना होता है 150, और 360 में से अदर बच गया 3 ना, और किसे किसे लाना है, और 200, हाँ सोशल साइंस इंग्लिश, और तो जो बच गया 210, यही ना, क्योंकि 5 ही विषय हैं, है ना, और 2 विषय इधर बच गया, तो 3 विषय इधर बच गया, तो 360 में से 150 माइनस कर दिया 210, या तीनों को जोड़ भी लो, जोड़ लो कितना है 210 ही आएगा, ठीक। कितने का अंतर है 60 क्या डिग्री, अंतर है 60 डिग्री का। कितने का अंतर है, अंतर कितने का है भाई 60 डिग्री का। कितने का अंतर है, इसको बदलना है मार्क्स में। क्या बदलना है, कैसे बदलेंगे, 60 डिग्री बटा में 300, और मार्क्स 540 का है। कितने का है 540 मार्क्स है ना, फुल मार्क्स कितना है 540 है ना। ए भाई समझ रहे हैं ना, नहीं समझे। कहा कि मैथमेटिक्स और हिंदी को मिला दिया जाए तो 150, तो कितना बच गया
210 बच गया। इसमें कितने का अंतर हुआ? 60 डिग्री का। वही अंतर पूछा तो डिग्री में 60 है, उसको मार्क्स में चेंज करना है। तो डिग्री में क्या 360 नीचे लिखेंगे और टोटल मार्क्स है ना, 6 छक 36, 6 नमा 54। कितने का अंतर है? 90 मार्क्स का। कितने का अंतर है? 90 मार्क्स का। यस और नो? समझ में आया भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके। या तो तीनों जोड़ लो, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, या नहीं तो 360 में से 150 माइनस कर लो, 210। क्योंकि सब 360 होता है। 2 विषय का 150 हो गया तो 3 विषय का 210 बच गया। उस तीनों का 210, इन दोनों का 150। अंतर कितने का आया? तो 60 डिग्री का। और डिग्री को मैं फिर मार्क्स में चेंज कर लिया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? हाँ, क्योंकि सब ये लोग डिग्री में ही तो हैं। कंफ्यूज ना रहे, ठीक है ना? ये 210 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, तो माइनस कर कितने डिग्री आया? 60 डिग्री का अंतर आया। डिग्री में 60 डिग्री है ना जी? डिग्री में 60 डिग्री है, उसको चेंज कर लिया मार्क्स में। कौन सा पहाड़ तोड़ना है? क्या भाई, पहाड़ तोड़ना है क्या? ठीक है, घबराओ। अब कहा कि मार्क्स ऑब्टेन मैथमेटिक्स हाउ मच परसेंट मोर देन मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस। ये बताओ कि मैथ में कितना मार्क्स दो? 90 डिग्री। और सोशल साइंस में 72। कितना अधिक हो गया? 18 गुने 100। किस से? सोशल साइंस से कितना अधिक है? तो किससे कंपेयर करना है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस कहां रहेगा? नीचे। समझ में आ रहा है? 18 चौक 72, 25 चौके 25%। ना परसेंटेज लाना ना? ओके, 25%। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में प्राप्त अंक विज्ञान में कितना परसेंट है? तो हिंदी का मार्क्स कितना है? कितना परसेंट है? किसका? साइंस का। साइंस कितने का है? 75 का। कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 100, 25 थे 75 और 20 चौके 80%। क्या हो गया ये? 80%। किसी को दिक्कत? क्या बना सकते हैं? चले आगे। इतने में थक गए हैं? अरे कैसे आदमी हैं। एक्चुअली हमें भी कहीं आज जाना है, नहीं समझा? तो हम जो है अगले बार अब तो बहुत तेजी में बनेगा धान धान, है कि नहीं? तो आज तक कभी पढ़ते हैं, ठीक है ना? अगले दिन, ठीक है ना? खूब पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, जय श्री राम।